अगर जो उनका टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें एकदम डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ जान रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें, क्योंकि वहाँ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस को लगाएंगे ना तो उनको खुद पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी मेरा टारगेट नहीं पूरा हो पाता था तो मैं कोशिश करता था कि रात में ही मैं अगर 2-3 घंटे और निकाल सकता हूँ तो निकाल के मैं टारगेट पूरा करके फिर सोता था। हेलो एवरीवन, दिस इज शेफाली सिंघल। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज वाले इस छोटे से सेशन में हम मिलेंगे अमन वर्मा के साथ, जानेंगे क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, क्या डिफिकल्टीज आई और कैसे उनको ओवरकम किया। तो आप सामने देख रहे हैं, हमारे साथ है अमन वर्मा। सो वेलकम अमन, and many congratulations on cracking JRF in your first attempt. That's really a big achievement and we are really very happy for you. तो सबसे पहले हम आपके साथ शुरू करते हैं। आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन बाकी के स्टूडेंट्स को, बाकी के कैंडिडेट्स को देंगे प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू फॉर दिस। एक्चुअली मैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री मैंने की है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया मैंने। मैं जून 2024 में पास आउट हो गया था। उस समय यूजीसी में नए रूल्स आए थे कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी इसको दे सकते हैं। ऑल्दो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे मगर 2 चीज के लोग एलिजिबल हो सकते थे, तो मैंने इसको भी फॉर्म फिल करके मैंने अटेम्प्ट दिया था। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में मैंने JRF क्वालिफाई किया है। आई स्कोर्ड 188 आउट ऑफ 300। वेरी गुड। सबसे बड़ी चीज कि आपने जून 2024 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और दिसंबर 24 में आपने JRF निकाल लिया। बहुत ही अच्छी बात। तो इसके लिए आपने कोई स्पेशल स्ट्रेटजी फॉलो की थी? आपने कोई क्लासेस ज्वाइन की जिनसे आपको हेल्प मिली? स्टार्टिंग में मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्टिंग में मैंने गेट ऐसे 1 मंथ के लिए मैं प्रिपेयर करके दे दिया था। फिर मुझे यूजीसी नेट के बारे में पता चला कि मैं यहाँ से टॉप IIT IISc से मैं PhD कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको भी मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। फिर मुझे स्टार्टिंग में लैक्स हो रहे थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए। फिर मैंने आपके प्लेलिस्ट सारे यूट्यूब से मैंने देखे तो आपके प्लेलिस्ट अच्छे लगे थे मुझे, फिर मैंने वहां से दिया। मगर सिर्फ प्लेलिस्ट देखने से मुझे लगा कि आगे कुछ थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। फिर मैंने मॉक देने स्टार्ट किए। फिर मेरे मॉक से कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुए। फिर मैं डेली एक मॉक देता था, फिर उसको एनालाइज करता था। उसके बाद से मैंने पेपर लिखा था। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि मॉक टेस्ट देने के बाद आपने एनालिसिस किया। तो आई होप कि वो एनालिसिस से आपको काफी मदद मिली होगी, क्योंकि एनालिसिस करते हैं तो गलतियां समझ में आती हैं और फिर हम उन्हें इम्प्रूव करते हैं। यस मैम। ओके। तो जो आपने प्लेलिस्ट देखी वो पूरी की पूरी यूट्यूब से देखी, और मॉक टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट करते हैं आपने वो सारे टेस्ट लिखे? यस मैम। तो आपने ऑन लाइक अगर रिकॉल करें तो आपने कौन से मंथ से कितने मंथ पहले आपने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे? मैम 1 मंथ पहले से मैंने देना स्टार्ट कर दिया था। तो ऑन एन एवरेज मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपने 20 to 30 मॉक टेस्ट दिए? यस मैम। और उससे पहले आपने कुछ जो सेक्शनल और यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं वो भी अटेम्प्ट किए? नहीं मैम, मैं डायरेक्ट फुल लेंथ ही मॉक दे रहा था। ओके। तो पेपर 1 और पेपर 2 और दोनों की प्रिपरेशन में आपने बैलेंस कैसे बिठाया? मैम पेपर 1 के लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था क्योंकि मेरी थोड़ी सी मैथ अच्छी थी, तो मैं उस चीज में ध्यान नहीं दे रहा था। मैं पेपर 2 में, क्योंकि मैंने जब ये सिलेबस देखा था तो मुझे ये पता चला कि इसमें क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे तो मुझे ये पता चला था कि डीप डाउन कॉन्सेप्ट से ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट आपको पता रहे। वेरी नाइस। क्योंकि काफी सिलेबस काफी कुछ कवर किया हुआ था, तो मैं उसको कवर करने के बाद मैं हर तरीके के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रहा था फिर मॉक में। ओके। तो एक जैसा कि अभी हमें फीडबैक मिला था कि पेपर लेंथी था, तो आपने उसमें टाइम को किस तरीके से मैनेज किया? मैम इस चीज में मैंने एक चीज अच्छा काम किया था। जैसे मैं वहाँ पेपर लिखने बैठा था तो जैसे माइनस मार्किंग नहीं होती है, लोग ये समझते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं है तो मैं लगा सकता हूँ, तो इसमें टाइम वेस्ट बहुत सारा होता है। जैसे कि मेरा माइनस मार्किंग जैसे नहीं होता है तो लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं,
मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते थे मैं उसको रिव्यू करके आगे बढ़ जाता था, उसमें 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करता था। मैं कोशिश करता था कि मैं सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लूँ, जो मुझे आता है पहले उसको मैं एश्योर कर लूँ, लगा लूँ। फिर जो जिसमें मुझे लगता था कि थोड़ा-सा मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर उन क्वेश्चंस को देखकर मैं ऑप्शंस लगाता था। इससे मेरे टाइम काफ़ी वेस्ट मतलब बच गए थे। अच्छा, तो फिर पेपर कंप्लीट करने के बाद आपने सेकंड राउंड में जो क्वेश्चंस आपने रिव्यू के लिए मार्क किए, वो अटेम्प्ट किए। यस मैम। ओके। एंड पेपर 2 में रेंडमली आपने कोई भी जैसे प्लेलिस्ट सामने आई वही फॉलो की, या उसमें भी आपने कुछ लिंक्स बनाए यूनिट के अंदर, क्योंकि सिलेबस हमारा काफी वास्ट है, तो स्टूडेंट्स को जनरली दिक्कत आती है कि हम टाइमली प्रिपरेशन कैसे फिनिश करें अपनी। मैम मैंने टॉपिक लिख लिया था, जो अलग-अलग सब्जेक्ट से, जैसे टीओसी हो गया अलग हो गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेरे अलग सब्जेक्ट हुए, तो मैं इस हिसाब से देखता था। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने बैठा तो सिर्फ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट देखता था, फिर टीओसी के देखना हो तो टीओसी के देखता था। मैं कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना कोशिश करता था कि ना हो मिक्स। मतलब एक यूनिट उठाया आपने, उसको कंप्लीट किया, साइड पे कर दिया, फिर नेक्स्ट यूनिट उठाया और फिर कंप्लीट कर दिया। ओके। आप कोई ऐसा पॉइंट जो आप बाकी सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में और बहुत कम टाइम में जेआरएफ क्रैक किया है ना, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो डेफिनेटली जैसे होता है कि हम अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस पास ऑन करते हैं, तो कोई सजेशन? मैम सजेशन यही है कि पहले तो सिलेबस कंप्लीट करने का देखें, वो सिलेबस कंप्लीट करें, ज़्यादा वो कोशिश करें कि सारा किसी भी अगर जो उनका टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें एकदम डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ जान रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ वाइड रेंज ऑफ अगर क्वेश्चंस को लगाएंगे ना तो उनको खुद पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर भी लगा के वो क्वेश्चंस के पैटर्न समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस, जैसे अगर टीओसी से क्वेश्चन पूछा था इस बार, तो एक क्वेश्चन पूछा था, फिर उस क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए तो ये आप अगर प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो आपको एनालाइज हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। राइट। तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो अटेम्प्ट किए, उसमें आपने लास्ट कितने इयर्स के क्वेश्चंस को और पेपर्स को सॉल्व किया? मैंने 6 ईयर के क्वेश्चंस लगाए थे। ओके, ग्रेट। तो आई गेस ये मेजर पॉइंट्स होते हैं, और बाकी आपने जून में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई गेस आप पूरा टाइम आपने डेडिकेट किया अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो ऑन एन एवरेज आप पर डे कितना टाइम देते थे? एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? हम कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। मैं डेली अगर मुझे 4 से 5 आवर में डेली देता था, मैं ऑन एन एवरेज मैं इतना निकाल के रखता था कि मुझे इतना देना है। कभी मेरा टारगेट नहीं पूरा हो पाता था तो मैं कोशिश करता था कि रात में ही मैं अगर 2-3 घंटे और निकाल सकता हूँ तो निकाल के मैं टारगेट पूरा करके फिर सोता था। ओके, मतलब आप डेली का एक टारगेट डिसाइड करते थे और उसके अकॉर्डिंग उसको एकम्प्लिश करके फिर आप मूव करते थे? यस मैम, मैं टारगेट में छोटा ही लेता था, क्योंकि बड़ा लेने पे फिर नहीं कंप्लीट होता है तो थोड़ा सा वो होता है कि नहीं हुआ आज, तो डिमोटिवेशन ना, इसलिए मैंने टारगेट छोटा ही लेता था। करेक्ट। ये जानना क्योंकि बहुत जरूरी था, क्योंकि आपने दिसंबर वाला एग्जाम दिया और उस टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो ये होता है कि फेस्टिवल्स की वजह से हम नहीं पढ़ाई कर पा रहे। तो फेस्टिवल टाइम पे आपने स्पेशली कैसे मैनेज किया? मैम फेस्टिवल टाइम में मैं 2-3 दिन के लिए घर गया था दिवाली के, फिर वापस में आ गया था, तो मैं हॉस्टल में रह के ही पढ़ता था फिर। ओके, ओके। चलिए, आई गेस इतने इन्फॉर्मेशन काफी है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं, पहली चीज जो मेंटेन करनी जरूरी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट इज कंसिस्टेंसी। जैसा कि अभी हमें अमन ने बताया कि कंसिस्टेंसी इन्होंने मेंटेन की इवन ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन्स एज वेल। हॉस्टल में रह के पढ़ने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में जाइए। घर पे अगर आप अपना एनवायरनमेंट वैसा सेट कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है, जब आप पढ़ रहे हैं एक सेपरेट रूम में बैठ के जहां पे शोर शराबा नहीं हो, कंसंट्रेशन बन पाए आपका, ऐसी जगह चुनिए। ऐसा बोल सकते हैं ना? यस मैम। तो इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बोलते हैं, स्पीड बहुत जरूरी है एग्जाम में। कंसिस्टेंसी के साथ साथ प्रैक्टिस हमने की है, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको तरीका बताते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत अच्छा पॉइंट हमें मिला कि वाइड एरियाज को टच कीजिए, क्योंकि जो जेआरएफ
जिन लोगों का भी, जितने भी आप इंटरव्यूज देखेंगे तो सब में एक चीज सामने आती है कि जो एनटीए क्वेश्चंस पूछते हैं वो वाइड रेंज में पूछते हैं रादर देन गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ वन पर्टिकुलर टॉपिक। एंड दिस इज द रीजन कि जिस वजह से हमारे पास जो आज कल हम बोलते हैं कि पेपर लेंथी हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वाइड एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए जो भी आप यूनिट कर रहे हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट लगा के वहीं पे नहीं छोड़ना है। एनालिसिस बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी गलतियां एनालाइज करते हैं, गलतियां पकड़ में आएंगी, तभी हम उन्हें सुधार सकते हैं। अगर हमने सुधारा ही नहीं तो वही सेम गलती हम एग्जाम में रिपीट करते हैं। करेक्ट? यस मैम। तो दो मूल मंत्र हमें मिलते हैं, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की। आज हमने देखा है, हमें पता चल गया कितना टाइम। टारगेट डिसाइड कीजिए, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करो एंड चेज करो उसे। ऐसा नहीं है कि टारगेट डिसाइड किया और नेक्स्ट डे चलो कोई नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है। डिसाइड कि आपको क्या टॉपिक कवर करना है, उसको अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ कीजिए एंड आफ्टर दैट डू अप्लाई द क्वेश्चंस and plus solve previous year papers. After that, try to write at least 20 to 30 mock tests. Right? So, इसी नोट के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे. Thank you so much, Aman, for joining us. And again, cheers to your preparation and good luck for your future. Thank you so much for joining us. Thank you, madam.